आज अराउंड 75 CR के आसपास हम लास्ट ईयर टर्नओवर था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। फिर आदित्य बिरला से ऑफर आया, टुमारो करके उनका वेंचर है अलग से। हम 3 लोग हैं, ठीक है, मैं, पीयूष और अमरदीप, ठीक है। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तब पर SKUs भी बहुत कम थे। 19 में कोविड आ गया। कोई वेंडर्स ऐसे थे कभी ऑफिस पे मिलने नहीं आते थे हमको। आज वो वेंडर्स हमको मिलने आते हैं। मार्जिन लॉस होगा लेकिन आपके पास बेचने के लिए अच्छा चैनल है, अच्छा ब्रांडिंग है, तो आपके लिए वो मार्जिन मैटर नहीं करेगा एक लेवल के बाद, राइट। इनिशियली मैटर करेगा जब आप प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में हो। इतनी बड़ी ब्रांड बनाने के लिए 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिनट विद आदित्य। और आज हमारे साथ हैं वियर्डो के फाउंडर मिस्टर धवल भाई। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। तो इतनी बड़ी आपने ब्रांड बिल्ड करी, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि शुरू कैसे हुआ ये ब्रांड और इसके पीछे की क्या बैक स्टोरी है? हम 3 लोग हैं, ठीक है, मैं, पीयूष और अमरदीप, ठीक है। मैं और अमरदीप चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं और पीयूष कॉलेज फ्रेंड है, राइट। जब हमने स्टार्ट किया 2016 में, तब हमने सॉफ्टवेयर कंपनी से स्टार्ट किया था, राइट। उसके बाद 15 में हमने सॉफ्टवेयर कंपनी से स्टार्ट किया था और 16 में हमने ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट। तो इनिशियली हम डिफरेंट कैटेगरी में थे। उसके बाद 16 में हमने एकदम छोटे बिजनेस से टी-शर्ट कैटेगरी स्टार्ट किया, राइट। एकदम छोटा ऑफिस था, 3-4 लोग थे, ठीक है। तो एक दिन अमरदीप जी आए, बोले कि भाई हमने सोचा भाई टी-शर्ट स्टार्ट करना है, तो बोले कि क्या नाम रखेंगे? बोले वियर्डो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा नाम है। वियर्डो नाम हमने रख लिया क्योंकि ऐसे ही नाम रख लिया था, कुछ वो नहीं था। और हमारा जर्नी भी वियर्ड था, ठीक है, कि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है विद्यानगर से। पीयूष ने भी विद्यानगर से मास्टर किया और अमरदीप जी ने MBA किया हुआ है, राइट। तो 16 में हमने स्टार्ट किया 3 लोगों के साथ। उसके बाद वियर्डो, मैंने जैसे आपको नाम बताया, वियर्डो नाम था। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तब पर SKUs भी बहुत कम थे। एक ही टारगेट था कि पहले मंथ कुछ बहुत कम ऑर्डर्स थे, अराउंड 100-200 ऑर्डर्स थे, राइट। उसके बाद SKUs हमने बढ़ाए, ठीक है, 16-17 तक चले और हमारे काफ़ी सारे अमेजोन में टॉप सेलिंग पे आ गए तुरंत। जो डिज़ाइंस जो हमने डिज़ाइन किए तो टॉप सेलिंग पे आ गए। 17-18 में हमने बहुत कम SKUs से अच्छा ग्रो किया। 19 में कोविड आ गया, राइट। कोविड के टाइम पे हमारा ऑफिस सिर्फ एक वीक के लिए बंद रहा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास डिमांड आई कि भाई PPE किट, मास्क ये बनाना है, लेकिन तब तक 17-18 में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप था। अराउंड 50 मशीन्स हमारे इन हाउस चलते थे। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि एकदम छोटे सेटअप से किया। हमने एक छोटा ऑफिस था, उसके बाद हमने 4 मतलब वेयर हाउस रखे छोटे छोटे, वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद हम एक अच्छे स्पेस पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जब आपने शुरू करा था तो आप स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे या स्टार्टिंग में पहले ट्रेडिंग करी और फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बाद में शुरू करी? स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे। हम रेडीमेड टी-शर्ट ही बेचते थे, बाहर जॉब वर्क करवा लेते थे। लेकिन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फैब्रिक परचेस करना, ठीक है। फैब्रिक हमने परचेस किया, जॉब वर्क मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग स्टिचिंग जॉबर है उनके पास हमने फैब्रिक टी-शर्ट बनवाए, बाहर प्रिंट करवाए, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया हमने, ठीक है। तो इनिशियली सिर्फ फैब्रिक ही हम हमारा परचेस करते थे, ठीक है। 17, 18, 19 आते आते हमने ग्रे से काम करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रे फैब्रिक मतलब कच्चा फैब्रिक जो होता है उससे फिनिश फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो ग्रे फैब्रिक से ये विजिबिलिटी मिलती थी हमको कि हमको जो कलर करवाना है वो कलर हम करवा सकते थे। 200 किलो 250 किलो, ठीक है, क्योंकि तब तक हमारे पास वॉल्यूम अच्छा था और नंबर ऑफ कलर्स कम थे। तो नंबर ऑफ कलर्स कम रहेंगे तो आपका फैब्रिक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, पर्टिकुलरली। तो ग्रे से हमने 19 तक स्टार्ट कर दिया था, विंटर और समर दोनों के लिए। उसके बाद 17-18 के आसपास हमने खुद के मशीन्स डाले। 50 मशीन्स हमारे खुद के चल रहे थे और एक हम अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। सैंपलिंग तो इन हाउस ही था हमारा, ठीक है। तो वहां पे जब हम शिफ्ट हुए और 19 आते आते ऑलमोस्ट कोविड आ गया था, राइट। और कोविड में सब कुछ अचानक से बंद हो गया, राइट। तो
उस टाइम पे हमारा ऑफिस सिर्फ एक वीक के लिए बंद रहा। हमारे पास पीपी किट और मास्क का डिमांड आया और हमने सब लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि उस टाइम पे कोई बाहर ही नहीं निकलता था। लोग डरते थे कि भाई हम बाहर कोविड ना हो जाए। तो हमने लोगों को बताया, देख जो होने वाला है वो तो वैसे भी होने ही वाला है, ठीक है, तो आप एक बार देखिए, हम पूरे प्रिकॉशंस जो भी सेफ्टी मेजर्स है वो सब फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने मैन्युफैक्चरर को सबको इकट्ठा किया, वेयरहाउस टीम को इकट्ठा किया और अराउंड 10 लाख पीपी किट हमने बेची, अराउंड 3 लाख जितने मास्क हमने दिए लोगों को, ठीक है। तो फिर 2021 में जैसे ही कोविड खत्म हुआ, ऑनलाइन में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा था और पर्टिकुलरली हम निट्सवेयर में थे और निट्सवेयर तब तक इनिशियली लोग, आप समझिए कि नाइट वेयर में ऐसे पहनते हैं, राइट, लेकिन टी शर्ट का अच्छा खासा डिमांड आया और लोग ऑनलाइन परचेस करना समझ रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद कोविड में ज्यादा लोग ऑनलाइन परचेस करना सीख गए थे। हाँ, पेरेंट्स भी इवन ऑर्डर करने लग गए। हाँ, सब ऑर्डर्स करने लगे थे। तो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अच्छा था, तब भी हमने वेबसाइट लॉन्च किया था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था वेबसाइट में, राइट। तो 2021 में वो 21-22 तक वो किया, फिर अच्छे खासे ग्रो कर लिया था हमने, अराउंड ईयर ऑन ईयर 100 टाइम्स ग्रो किया था, ठीक है। तो फिर आदित्य बिरला से ऑफर आया, टुमारो करके उनका वेंचर है अलग से, ठीक है, उनके साथ हमारा बात हुआ, 6 महीने ड्यू डिलीजेंस चला हमारा मिनिमम। लेकिन एक बेनिफिट ये था हमारे पास कि हमारे पास सारा डेटा था। तब तक हमने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लिया था, टेक पूरा इंप्लीमेंट था, उसके पहले के इयर्स का भी हमारे पास गूगल सेट में सारा डेटा था, राइट। तो पूरा आप डेटा मैन हो, मुझे अभी आपसे बात करके समझ में आ गया, सारा डेटा रख दो हमेशा। हाँ, सारा डेटा हमारे पास था। और 19 में जैसे ही कोविड आया, हमने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, फैब्रिक हम देख रहे थे, तो तब भी हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दिया था। लिव एंड रो करके एक सॉफ्टवेयर हमने पूरा डेवलप किया था और उसी से हम पूरा इकोसिस्टम मैनेज कर रहे थे। तो ड्यू डिलीजेंस में ये बेनिफिट मिला कि हमारे पास सब डेटा था, सब एक्यूरेट डेटा था और सब प्रॉपर डेटा था। उसके बाद ये डील हुआ 2021 के आसपास। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, नए कैटेगरीज लाए, नए कैटेगरीज में थोड़ा हमको समझने मिला कि ये कैटेगरीज हमको इस हिसाब से लॉन्च करने चाहिए। वापस रिवैम्प किया, टी शर्ट पे फोकस करना स्टार्ट किया और टी शर्ट को ही एक्सपांड किया 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। और आज अराउंड 80 CR के आसपास हम, ऊपर 75 CR के आसपास हम लास्ट ईयर टर्नओवर था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और ये साल हम अराउंड 100+ CR का टारगेट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, एक मतलब क्यूरियस क्वेश्चन मुझे ये आया कि बिजनेस ही क्यों करा आपने? आप इतने अच्छे डेवलपर थे, आपका CS बैकग्राउंड था, तो वो मतलब फैमिली में कोई करता था या वो कहाँ से आपको लगा कि यार बिजनेस करना है आपने? देखो, कोई मेरे और अमरदीप के फैमिली में कोई बिजनेस किसी ने कभी किया ही नहीं था, राइट। मैं MNC कंपनी में जॉब करता था, पीयूष ने सबसे पहले रिजाइन, उनके फैमिली बिजनेस फैमिली था उनका, तो उन्होंने पहले रिजाइन करके स्टार्ट किया, फिर हम पार्ट टाइम काम कर रहे थे। तो मैंने एक दिन पापा को बोला कि भाई मैं बिजनेस करना, मतलब मुझे बिजनेस करना है, मैं जॉब छोड़ना चाहता। बोले कि जॉब थोड़ी छोड़ सकते। मैंने कहा अभी क्या करें, तो मैंने कहा आपसे पैसे नहीं मांगेंगे। बोले कि ठीक है, फिर तू छोड़ दे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। अमरदीप जी फिर हमारे साथ जुड़े, मैं और अमरदीप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे, तो जॉब भी हमने साथ में किया, मास्टर्स भी हम एक ही कॉलेज से, मतलब एक ही जगह से किया। उन्होंने MBA किया, हमने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया। तो फैमिली में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं था, राइट। तो बिजनेस करते करते समझ में आया कि इतनी सारी चीजें होती है, आप मतलब इनिशियली तो आपके लिए चीजें आसान नहीं रहती है, राइट। तो देखो, यहाँ पे हम अहमदाबाद आए तो कोई वेंडर हमको पहचानता नहीं था, कोई आपको क्रेडिट पे माल देगा नहीं, क्रेडिट के बिना बिजनेस हो नहीं सकता है, ठीक है। रहते रहते हमको ऐसे लोग मिलने लगे, लोग जुड़ते गए हमारे साथ कि जिन्होंने हम पे भरोसा किया, ठीक है। उन्होंने थोड़ा हम पे रिस्क लिया, हमने उनको कमा के दिया, जितने भी वेंडर्स थे। फिर उनको ट्रस्ट आया, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया, लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा बियर्डो करके अहमदाबाद में कोई ब्रांड है जो ये कर रहा है, ठीक है। फिर सब लोग जुड़ने लगे, फिर सब लोग क्रेडिट देने लगे, फिर बिजनेस अपने आप ग्रो हो गया। क्योंकि देखो, विदाउट क्रेडिट इनिशियली आपके पास फंड हो तो ठीक है, बूटस्ट्रैप ही हम चला रहे थे, ठीक है। 2021 तक तो हमने बूटस्ट्रैप ही बिजनेस किया, और ये कोई हमारा था ही नहीं कि भाई हम किसी को स्टेक दे, वो कोई कंसर्न ही नहीं था, कंपनी बेचे स्टेक दे, ये कोई कभी सोचा ही नहीं था, राइट। और हम कभी सोचते भी नहीं थे, गुजराती लोग कभी नहीं सोचते, राइट। तो लोगों ने इनिशियली भरोसा किया, हमने उनको कमा के दिया, और एक
इकोसिस्टम बिल्ड हो गया रहते रहते, तो आज सबका साथ सबका विकास, आज हम यहाँ पे है। राइट। अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था बिजनेस में? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें लगता है यार 100 करोड़ की ब्रांड बिल्ड कर दी, तो इनिशियली काफी पैसा डाला होगा, तो ये इसलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, हमने ग्रेजुअली ग्रो किया है। ठीक है, एक साथ ग्रो नहीं किया है। लेकिन आज अगर आप खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हो। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको चीजें पता होनी चाहिए, चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई ये चीजें इस हिसाब से यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, तो मिनिमम फंडिंग के में भी आप इनिशियल ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो। तो मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी कम था। राइट। आपके और मतलब सारे फाउंडर्स 3 लोग थे, आप सबने मतलब इक्वल अमाउंट डाला कि चलो इतने से शुरू करते हैं? इतने से शुरू करते, काफी कम था, कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। ठीक है। अच्छा, इतनी बड़ी ब्रांड बिल्ड करी तो चैलेंजेस तो स्वाभाविक सी बात है आए होंगे। तो कुछ स्पेसिफिक चैलेंज जो आपको याद हो, जो आप ऑडियंस को बता सको? जैसे मैंने आपको बताया, चैलेंजेस मतलब हम खुद मार्केट में, मैं और अमरदीप बहुत घूमे हैं। मतलब हर एक वेंडर के पास गए हैं। ठीक है, तो एक वेंडर से मैं मिलने गया था फैब्रिक के लिए, तो मैंने बोला कि फैब्रिक चाहिए टी शर्ट के लिए, ये वो। तो उनका बड़ा मिल था, प्रोसेस हाउस था, तो बोले कि हाँ ठीक है ये रेट है। मैंने कहा ये रेट थोड़ी होता है, ये रेट तो बहुत महंगा है। बोले कि नहीं, मैं तो ये रेट में दूंगा। ठीक है, मैं मेरी वाइफ को ब्लैंक चेक देता हूँ, मुझे तो ये रेट में देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई ये बंदे में दम तो था, मतलब जो भी है। फिर वापस मैं उनसे मिला और वहां से हमने फैब्रिक सोर्स करना स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने बहुत लंबा, मतलब अच्छा खासा फैब्रिक हमको दिया क्रेडिट पे, और वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। वैसे आप देखिए कि हम हर एक प्रिंटर के पास जाते थे, देखो फाइनेंशियल क्रंचेस इनिशियली आपको रहते, थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो जब तक आप पैसा नहीं दोगे आपका ही माल आपको नहीं मिलेगा वापस। राइट। तो ये वैसे हम कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने लोगों को समझाया कि भाई देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ये हम ग्रो कर रहे हैं, आपको टाइम पे पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आप हम पे ट्रस्ट करिए और हम आपको पैसा देते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, तो लेकिन टाइम पे पैसा आपको मिल जाएगा। तो इनिशियली काफी सारे चैलेंजेस आए, काफी सारे वेंडर्स थे कि जो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई पहचान ही नहीं था। कोई आगे पीछे कोई पहचान नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था हमारे साथ, तो कैसे कोई ट्रस्ट करेगा इनिशियली। तो हर एक स्टेज पे चैलेंजेस आए। हमको हर 6 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज आता था, कितना भी जगह हर 6 महीने में छोटा पड़ता था। ठीक है, वेंडर्स कम पड़ते थे, फैब्रिक कम पड़ता था। पैसे तो ऑब्वियसली ग्रो करना चाहते हो तो आपको क्रंचेस रहेंगे ही रहेंगे, राइट? कंटिन्यूअसली बिजनेस में पुश कर रहे हो वो मनी। और जगह कम पड़ेगी तो लोग भी कम पड़ेंगे। ठीक है, हर 6 महीने में हमारा वो रहा है कि हर 6 महीने में हम बड़ी जगह पे शिफ्ट हुए, हर 6 महीने में। राइट, बट दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। हाँ, राइट। ये मतलब चैलेंज हमेशा, जितना बड़ा चैलेंज होता है उतना ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे से आपने चीज बताई। अच्छा, ये जैसे आप एंटरप्रेन्योर थे, तो आपके हिसाब से मतलब चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करा आपने? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, और अभी तो आप जैसे बता रहे थे ऐसे लग नहीं लगे, मतलब इजी लगता है, बट मुझे पता है कि वो इनिशियली शायद से आपको 2 साल लगा होगा, मतलब आपको जहां पे लगा होगा हाँ यार यहाँ से चीजें सॉल्व कर दी है मैंने, बट कितने साल आपने वो स्ट्रगल किया, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। इनिशियल ईयर्स तो हमने काफी स्ट्रगल किया। देखो ऑर्डर्स है तो इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिया तो कभी इन्वेंट्री स्टक हो जाती है, सब कुछ सेटल है तो फाइनेंशियल क्रंचेस है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी रहता है। राइट। और प्रॉब्लम्स क्या है कि हम कभी हार नहीं माने। मतलब ठीक है, हम 3 लोग थे, एक दूसरे का मतलब सपोर्ट मिल जाता है कि भाई क्या करेंगे, बोले कर लेंगे कुछ ना कुछ नहीं, रास्ता निकाल लेंगे। ये प्रॉब्लम है तो मतलब अमरदीप पूरा प्रोडक्शन देखते हैं, तो मैं उनके साथ कभी कभार जाता हूँ और वहां से चीजें सॉर्ट करते, कभी कभार वो मेरे साथ आते हैं तो वहां से प्रॉब्लम सॉर्ट करते। वो बोलते कि जर्नी का मजा है। ठीक है, आप डेस्टिनेशन तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन आज जब हम वो जर्नी याद करते, अगर हम आसानी से पहुंच गए होते तो इतना वो क्या बताते किसी को, स्टोरी नहीं होता, राइट? मजा नहीं आता। लेकिन वो जर्नी का ही मजा है कि हम आसानी से पहुंच गए होते तो इतना सीखे भी नहीं होते। लोगों से बात कर रहे थे, आज भी लोग बोलते कि हाँ मैं उनको पहचानता, वो छोटा ऑफिस था आज बड़े वहां पे बैठ गए। ठीक है, कोई वेंडर्स ऐसे थे कभी ऑफिस पे मिलने नहीं आते थे हमको, आज वो वेंडर्स हमको मिलने आते हैं। मतलब हमको ही जाना पड़ता था इनिशियल लेवल पे, तो हमको ही जाना पड़ता है। आज वो लोग आते हैं मिलने, मतलब ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा एक रिलेशन बिल्ड हो गया, ऐसा एक थोड़ा हमने ट्रस्ट हो गया और एक नाम भी है। आज आप
अहमदाबाद में तो सब पहचानते हैं, जितने भी कनेक्टेड लोग हैं ये इंडस्ट्री से, सब लोग पहचानते हैं। अच्छा, अभी आप को फाउंडर्स की बात करते हैं कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो क्या को फाउंडर, अगर आप इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करो तो जरूरी है, आपको क्या लगता है? देखिए, को फाउंडर आपके पास हो तो सबसे बढ़िया है कि आपको एक डिपार्टमेंट में आपको पता है कि ये सही चलेगा, मतलब वो उनको भी धंधा करना ही है, राइट, तो वो सही चलाएगा। अदरवाइज अगर को फाउंडर्स नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो पर्टिकुलर चीजों के लिए पैशनेट हो, राइट। अगर कोई इंजीनियर है उसको आप अकाउंट में लगा दोगे तो वो नहीं चलेगा, राइट। तो आपके पास या तो ऐसे लोग चाहिए, वो लोगों के लिए आपके पास ऐसा इकोसिस्टम चाहिए, वो हायरिंग प्रोसेस चाहिए कि आपके पास ऐसे लोग हो। अदरवाइज को फाउंडर ना हो तो चीजें आपको सॉर्ट करनी पड़े, हो तो फिर आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योर को, जैसे आपने बिजनेस बिल्ड किया, तो सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो, धंधा तो करना ही पड़ेगा। देखो, आप सेल नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे सरवाइव करोगे? शाम को घर जाने से पहले आपको धंधा करना ही है, करना ही करना है। बिकेगा नहीं तो कैसे चलेगा, राइट। क्योंकि मुझे लगता है ना, काफी सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप सेल नहीं कर पाओगे, बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो आपको अपनी पर्सनैलिटी स्विच करनी पड़ती है। देखो, आप हर एक जगह पे आप सब कुछ चीजें बेचते ही हो। आपको क्या लगता है, सुबह उठ के आप किसी को मिलते हो, सबसे पहले आप आपसे शुरू करते हो, राइट। आप किसी से मिलने भी गए तो आप सबसे पहले आपको प्रेजेंट करते हो, राइट। तो कहीं ना कहीं बेचना तो सीखना ही पड़ता है, ये आपको समय सिखा देता है, राइट। तो बेचना तो आना ही चाहिए, मतलब सेल्स के बिना आप मतलब बिजनेस या धंधा तो नहीं बना पाओगे। विदाउट सेल तो कुछ हो नहीं पाएगा। आप देखो, मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सेल्स के साथ आपको ये भी देखना है कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो, राइट। अच्छा, आप मतलब आपकी यहाँ तक की जर्नी में समझ गया। बचपन में क्या आपका ड्रीम था? आप बचपन में क्या करना चाहते थे? बचपन में मैं जब था, तब जब से मैं चीजों को समझने लगा, राइट, तो धीरू भाई से मैं काफी इंस्पायर था, राइट। तो धीरू भाई का मैं स्टोरी पढ़ता था, गुरु पिक्चर मैंने 2-3 बार देखी होगी, राइट। तो ये जितने भी इनिशियल लेवल पे ये स्टीव जॉब थे, राइट, उन सबका पॉडकास्ट, उन सबका मैंने प्रेजेंटेशन काफी बार देखा है, ठीक है, राइट। तो इन सब चीजों से तो मैं काफी इंस्पायर्ड था। मतलब धीरू भाई, ये गुरु मूवी का मुझे एक डायलॉग याद है, राइट। मैंने भी 3-4 बार देखा, मतलब मजा आता था, क्योंकि मजा आता है। जितने भी एंटरप्रेन्योर सबका कुछ ना कुछ कॉमन तो निकल ही आता है। हाँ, नहीं, निकल ही आता है। मतलब देखो, हर एक जगह पे आपको प्रॉब्लम तो मिलेंगी, उनकी खुद की लाइफ में भी इतने प्रॉब्लम थे ही, राइट। लेकिन उनको आप कैसे फेस करते हो, वो बड़ी बात है। और कैसे आप ओवरकम करते हो ना, कैसे ओवरकम करते हो, और राइट। अच्छा, ठीक है। तो वियर्डो अभी क्या कर रहा है, और फ्यूचर प्लान्स क्या है वियर्डो के? वियर्डो अभी देखो, मेजोरिटी हम टी शर्ट, स्वेट शर्ट, जैकेट, ट्रैक पैंट, नीड्स में जितनी भी चीजें बन सकती है वो कर रहे हैं। उसके अलावा हम प्लस साइज हमने रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है। 2 ब्रांड्स है, मैं आपको बता दूं, वियर्डो पर्टिकुलर मेंस के लिए, जूनबेरी पर्टिकुलर वीमेन के लिए, राइट। जूनबेरी हमने 2019 में स्टार्ट किया, ठीक है। उसके पहले 16 to 19 वियर्डो ही था। जूनबेरी में हमको ये बेनिफिट मिला कि हमने जो वियर्डो में गलतियां की थी वो नहीं की। दूसरी चीज, वियर्डो के लिए जो इकोसिस्टम सेट था वो पूरा जूनबेरी को फायदा हुआ। तो अभी हम नीड्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके और भी कैटेगरीज हम नियर फ्यूचर लेके आ रहे हैं। बॉटम वेयर में भी हम काफी सारे चीजें एग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जैसे टीन्स है, वियर्डो में हमने टीन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्लस साइज स्टार्ट कर दिया, जूनबेरी में भी ऑलरेडी प्लस साइज हमने लॉन्च कर दिया, वियर्डो में भी प्लस साइज लॉन्च कर दिया। हुडीज और जैकेट तो हम कर ही रहे थे, जूनबेरी में भी हम टीन्स करेंगे, और बॉटम वेयर भी जूनबेरी में हम प्लान कर रहे हैं, राइट। मतलब मल्टीपल एक्सपेंशन के हमारे प्लान कैटेगरीज में, ठीक है। एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो आपने रेवेन्यू करा 75 करोड़ का, उसमें इन सारी ब्रांड्स का क्या क्या पार्टिसिपेशन था, और किस चैनल पे आपने वो रेवेन्यू करा, मतलब फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स पे, D2C में, तो ये चीज मेजोरिटी लास्ट ईयर का अगर हम बात करें तो मार्केट प्लेस ही था, ठीक है। मार्केट प्लेसेस पे ही हम एग्रेसिवली जा रहे थे, ठीक है। और 60-40 का जूनबेरी वर्सेस वियर्डो का वो है, राइट। 60-70% हम वियर्डो से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और 30% अभी हम जूनबेरी से कर रहे हैं, राइट। ये साल D2C पे हम काफी एग्रेसिवली जा रहे हैं, और D2C को हम काफी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हाँ, चैनल मान रहे हैं, राइट। कॉम्पिटिटर आपके कौन है अभी, और क्या मैसेज है उनके लिए?
देखो वैसे हम अभी जेंजी और मिलेनियल को टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली, राइट। और हम जो क्वालिटी में, जो प्राइस में जो चीज दे रहे हैं उसमें मेजर कंपटीटर कोई नहीं है पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में। मतलब बहुत कम कॉम्पिटिटर है, तो वो लोग भी मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं, हम भी मर्चेंडाइजर को कम फोकस कर रहे हैं। हमारे खुद के डिजाइन्स काफी है, ठीक है। बाकी जो ब्रांड्स हो मर्चेंडाइजिंग मतलब ये लाइसेंसिंग वो ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसमें ये क्वालिटी विथ ये प्रिंट अगर आपको ये प्राइस में मिल रहा हो तो वैसे बहुत कोई नहीं है, क्योंकि हम 100% कॉटन दे रहे हैं, ठीक है। आप हमारा क्वालिटी का प्रिंट क्वालिटी देख लीजिए, इधर वो कपड़े का प्रिंट हो या चेस्ट प्रिंट हो, राइट। तो वो पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में मैं अभी फिलहाल किसी को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। है एक दो ब्रांड, लेकिन उनके प्राइस थोड़े हमसे हायर अलग है, ज्यादा है। अच्छा, यहाँ एक ये क्वेश्चन था कि क्या होता है कि जब आप ग्रो करते हो तो कई सारी ब्रांड्स कॉपी करने लगते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ और कैसे टैकल करते हैं आप, अगर कुछ होता है ऐसा तो? देखो कस्टमर, देखो सबसे पहली चीज तो ई कॉमर्स में चीजें बिकती है फोटो से, ठीक है। पहली चीज फोटो से बिकती है, बाद में बाकी सब चीजें आती है, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, राइट। अगर फोटो पे कोई बंदा स्पन पॉलिएस्टर बेच रहा है और हम 100% कॉटन बेच रहे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो आप फोटो से आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो रहते रहते लोगों को पता चलेगा, ब्रांड बिल्डिंग बढ़ेगा, कस्टमर को एक बार पहनेंगे, एक बार लेंगे। इनिशियली चैलेंजेस रहेंगे कि भाई कंपटीशन तो रहेगा ही, लेकिन कंपटीटर को भी समझना चाहिए कि बड़े ब्रांड का कॉपी करें, ठीक है। सेम लेवल पे कॉपी करके कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लोगों को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर वियर्डो से इंस्पायर्ड है, ठीक है। वो पता चल ही जाता है। लोग आजकल बहुत स्मार्ट है, सब कुछ निकाल लेते हैं वो लोग, सब कुछ निकाल लेते हैं। एक हमारा डूडल करके एक टी शर्ट था, वो तो कोई ब्रांड ने एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, हमारे नाम के साथ कॉपी कर दिया, राइट। मतलब वो कहते हैं ना कि यार नकल भी करो तो अकल से करो, तो वो ऐसे ही कर दिया। मतलब वो चेस्ट प्रिंट यहाँ पे गो वियर्डो करके हमारा एक टी शर्ट था, वो गो वियर्डो भी नहीं बदला उन्हें लगा कोट है कोई, हाँ कोट है, तो वो भी नहीं बदला उन्होंने। तो देखो हम 2019 में भी ऑलमोस्ट ग्रे के प्राइस, मैंने जैसे आपको बताया कि हम ग्रे से काम कर रहे थे, डबल थे, तब भी हमने पॉलिएस्टर कॉटन भी नहीं किया, 100% कॉटन ही करते थे, ठीक है। 100% कॉटन के अपने बेनिफिट है, ठीक है, क्यों पहनना चाहिए। आज तक हम पॉलिएस्टर में नहीं बेच रहे, मेजोरिटी टी शर्ट हमारे 100% कॉटन में ही है, और जो लोग सस्ता बेचते हैं वो पॉलिएस्टर में बेचते हैं। पॉलिएस्टर के अपने डिसएडवांटेजेस रहेंगे अपनी जगह पे, लेकिन आज नहीं तो कल कस्टमर को पता चल ही जाएगा कि विच वन इज बेटर, राइट। तो अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना है तो आपको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, वरना बेच तो सब रहे हैं। हाँ, बहुत कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो आप मतलब मेरे हिसाब से वो बोलते हैं ना कि आपको दुश्मन चुनना चाहिए तो भी बड़ा चुनना चाहिए, राइट। तो ये आपको कॉम्पिटिटर भी चुनना चाहिए तो बड़ा चुनना चाहिए। छोटे कॉम्पिटिटर का कॉपी करके मतलब आप रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगा आपको एटलीस्ट, राइट। तो वो डिफिकल्टीज है आज की डेट में, वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहां पे ये चैलेंजेस रहते हैं, इसीलिए हम अलग अलग चैनल पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो यही है, कस्टमर रिटर्न रेशियो कम हो जाएगा तो आज नहीं तो कल उनको डिफिकल्टीज तो फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर जैसे आपने इतनी बड़ी ब्रांड बनाई, तो इतनी बड़ी ब्रांड बनाने के लिए 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगता है कि हाँ इसलिए यहाँ तक आप पहुंचे? देखो सबसे पहली चीज तो आपको चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। आपने जो गलती की है वो वापस वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। और आपको नई नई चीजें करती रहनी पड़ेगी और ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, राइट। कॉन्स्टेंटली मतलब इनोवेट करते रहना पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मैं यही चीज करूंगा, मेरे हिसाब से चलूंगा, वैसा नहीं। आप देखिए डूडल बड़े बड़े ब्रांड ने कॉपी किया, ठीक है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, डूडल करके अपना एक हमारा एक था, वो बड़े बड़े ब्रांड ने कॉपी किया, ठीक है। तो अगर वो हम फर्स्ट थे ई कॉमर्स में, टाई डाई प्रिंट हम सबसे पहले लाए, ठीक है। फिर क्या होता है एक बार ऑडियंस, टाई डाई प्रिंट मतलब वो कलरफुल प्रिंट रहता है, टाई डाई में मल्टीपल कलर्स वाला ऑल ओवर प्रिंट रहता है, ठीक है। वो हम ले, बड़े ब्रांड था, उसने भी वो सेम चीज निकाल दिया, नाम बदल दिया, राइट। तो काफी सारी चीजों में हम फर्स्ट पायोनियर, हाँ, बाकी सब लोगों ने कॉपी की। ओवरसाइज था, डूडल था, वो सब चीजों में सबसे पहले हम ही थे, राइट।
तो आई थिंक मतलब इससे ये चीज पता चलती है कि अगर आप किसी भी मार्केट में हो और अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, तो अगर आप इनोवेट करोगे और लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो। हाँ, अच्छा कर रहे हो, वही आप आगे अल्टीमेटली बढ़ो। वही हुआ कि आप बॉम्बे के स्ट्रीट मार्केट में जाओगे तो आपको ये, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा वो टी शर्ट। राइट। काफी सारे लोग वो मुझे खींच के भेजते, फिर हमने पता चला कि ये तो हमने फुल स्लीव में बनाया ही नहीं है, Right. और वहां पे फुल स्लीव में बिकता है, कॉपी कर कॉपी है, राइट। तो अच्छा, अभी हमारी टी शर्ट का प्राइस पॉइंट क्या है? और एक जो मतलब काफी मुझे चैलेंज लगता था कि जब भी कुछ ऑनलाइन मंगाते थे, जब उसको वॉश करते थे तो प्रिंट और कपड़े की क्वालिटी में इशू आता था, तो वो Right. कैसे मतलब टैकल करते हैं? और वियर्डो मतलब कैसे बेटर क्वालिटी ऑफर कर रहा है, अगर कस्टमर समझ पाए इस चीज को तो? अगर आप प्रिंट और उसका बात करोगे तो वो आपका, हम कोई भी टी शर्ट ले लो, आप हमारा कोई भी रिव्यू पढ़ लो, ठीक है, वो 4+ रिव्यू ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, 4 से नीचे कोई रिव्यू नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज है हमारे, Right. ठीक है, अमेजोन पे। Right. तो वहां पे आप समझिए कि क्वालिटी का तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि हम ग्रे से स्टार्ट करते हैं, हमारे सारे पैरामीटर फिक्स है, हमारे सारे एसओपीज फिक्स है, Right. ठीक है, उससे नीचे हम कभी जाते नहीं है, ठीक है, हर एक जगह पे क्यूसी होता है हमारा, फैब्रिक एक एक रोल क्यूसी होता है हमारा, Okay. राइट। Right. तो वहीं से वो रिजेक्ट हो जाता है अगर फैब्रिक में प्रॉब्लम है तो। उसके बाद अगर आपने ये कलर का बात किया, वो फास्टनेस करके एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है, वो फास्टनेस हम हर एक लोट में फास्टनेस चेक करते हैं, Okay. ठीक है, फास्टनेस श्रिंकेज, अगर टी शर्ट छोटा हो जाता है, right, ठीक है, हाँ। तो उसका एक पैरामीटर होता है कि इतने, वो उसके बाद आपका छोटा होगा, वो भी हम प्रॉपर चेक करते हैं। उसके बाद गारमेंट का क्यूसी होता है, हर एक लेवल पे क्यूसी इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा, Right. और हम और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा विजन ही ये है। मैंने आपको जैसे बताया कि हम पहले की हम विजन लॉन्च कर रहे हैं दिसंबर में, तो हमारा विजन ही ये है कि टू बिल्ड अवर कस्टमर्स वोगिस इमेज बाय प्रोवाइडिंग देम सुपीरियर क्वालिटी विथ एफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी, राइट। तो यही हमारा विजन है कि कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी मिले, राइट। तो ये तो इश्यू कभी वियर्डो में आएगा ही नहीं कि आपको श्रिंकेज का, फास्टनेस का, पिलिंग का कोई इश्यू है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका उसके पहले? मतलब यही था ना कि जैसे अब हम वॉश करते हैं तो एक तो कलर का भी इशू आता है, श्रिंकेज का भी इशू आता है, प्रिंट का इशू आता है। हाँ। तो अगर कोई वियर्डो की टी शर्ट खरीदता है तो मतलब मैं एक एवरेज लाइफ जानना चाह रहा था कि 6 महीना 1 साल विदाउट एनी इशू चलता है, या क्या ऐसा कुछ पैरामीटर है हमारे पास? देखो 15-20 वॉच तक तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको, राइट, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद मैं खुद काफी सारे टी शर्ट्स ऐसे मैं 1-1 साल से पहन रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपने अभी अपनी ब्रांड की पहनी है तो मतलब ये चीज बताती है कि आप खुद भी टेस्ट कर रहे हो कि यार खुद पहन के क्या कंफर्ट लेवल है, या वॉश के बाद क्या हो रहा है, तो आप उन चीजों पे ध्यान दे रहे हो। राइट। जब तक हम नहीं पहनेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या है? अगर आप पहन सकते हो तो ही आप किसी को पहना सकते हो, राइट। अच्छा, और अभी एवरेज प्राइस पॉइंट क्या है हमारी टी शर्ट, मतलब जैसे टी शर्ट होगा वो अराउंड हम 400 से 500 के बीच में बेच रहे हैं, ठीक है, मार्केट प्लेसेस में और D2C पे, D2C में, ठीक है। अभी जो आपने रेवेन्यू करा वो टी शर्ट से करा मेजोरिटी, ऐसे हमने बात करी 70%। आगे इसको डबल करने का क्या प्लान है, और क्या आप टी शर्ट से मतलब ऑफलाइन में भी जाएंगे? अभी जैसे आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो इस रेवेन्यू को हम डबल कैसे कर सकते हैं, मतलब ये मैं जानना चाह रहा था। जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल कैटेगरीज में हम जाएंगे, ठीक है, बॉटम वेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके अलावा शर्ट्स में भी हम जाएंगे, तो ये सारी कैटेगरीज हम एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं इनके ऊपर। उसके अलावा ऑफलाइन का अगर बात करें तो फिलहाल मेजर प्लान्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटली समथिंग वी हैव इन आवर माइंड, राइट। तो डेफिनेटली उसको हम टारगेट करेंगे और काफी नियर फ्यूचर में ऑफलाइन हो सकता है। चलिए ठीक है, ये हमारे पॉडकास्ट पे बोला जा रहा है, जब होगा तो हम बताएंगे कि हमारे पॉडकास्ट पे बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट राउंड शुरू करना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यूअर या कोई भी बंदा जो अभी इस वक्त किसी जॉब में है या अपने कॉलेज में है, वो अगर कोई फैशन ब्रांड शुरू करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है? बिकॉज आपसे अच्छे इंसाइट्स मुझे लगता है कि और कोई अगर गाइड कर पाएगा उन्हें जो ये देख रहा है पॉडकास्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फैशन ब्रांड शुरू करना चाहता है तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फर्स्ट से शुरू करते हैं और जितने भी स्टेप हैं कवर करेंगे धीरे धीरे करके। देखो सर, इनिशियली आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी जो भी ब्रांड्स है उनका एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग और जो बैक एंड प्रोसेसेस है उनके ऊपर चीजें पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। आपका कोई को फाउंडर हो, उसको डिजाइन का नॉलेज हो, कुछ गारमेंट का नॉलेज हो, अगर फैशन में पर्टिकुलर जाना है तो वो होना चाहिए, लेकिन आपको वो बैक एंड प्रोसेस में नहीं घुसना है, क्योंकि वहां पे आप काफी टाइम कंज्यूमिंग हेडेक्स और काफी सारी चैलेंजेस है, राइट। तो आपको ब्रांड बिल्डिंग आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई भी ब्रांड है, एप्पल की अपना कोई फोन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, कोई फोन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, चाइना से होता है, असेंबल होता है, राइट।
आप सीन देख लीजिए, उसका भी पूरा मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स है उनके पास, ज़ारा के मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स है। आप किसको पहचानते हो? ज़ारा को ही पहचानते हो। एग्जैक्टली, जो हाँ, जो ब्रांड है उसको आप उसको ही जानते हो, पहचानते हो। राइट। तो आपको ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। और इनिशियल लेवल पे आपको मैंने जैसे बताया कि आपका सारे डिजाइन वो सब आपको मार्केट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्या चल रहा है वो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। अगर आप जेंजी है और जेंजी रिलेटेड, जेंजी अभी काफी मैंने आपको बताया अराउंड 472 मिलियन जेंजीज है आज की डेट में, ठीक है। तो जेंजी को आप टारगेट करके आज की डेट में कोई भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। 97% वो उनके पास स्मार्टफोन है इन जेंजीज, राइट। 85% लोगों के पास सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें से, राइट। और 72% जेंजीज नए ब्रांड सोशल मीडिया के थ्रू ही डिस्कवर कर रहे हैं। तो आप जेंजी को टारगेट करके कोई भी ब्रांड ला सकते हो। जैसे रिसेंटली लूज फिट का अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए जब भी आप करो, सही टाइम पे सही जगह पे आपको रहना पड़ेगा। कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि इसको ट्रेंड जैकिंग कहते हैं। कोई भी अगर नया ट्रेंड आया और आपने उसको मतलब सही टाइम पे पकड़ लिया तो आप अच्छा मतलब उससे प्रॉफिट या मनी कमा सकते हो। जो लास्ट बंदा है वो मरेगा, वो मरेगा। जो फर्स्ट है वो पैसा बनाएगा, ठीक है। बाकी सारे थोड़े थोड़ा पैसा नहीं, लेकिन अगर आप एकदम ही बाद में ट्रेंड जब जाने वाला है तो यू वोंट मेक। राइट। अच्छा, तो एक चीज हम समझ गए इस पूरे उससे कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो आप पहले तो ट्रेंड पकड़ो और मैन्युफैक्चरिंग मत घुसो। आप कह रहे हो आप उसे आउटसोर्स कर दो, बनवा लो कहीं से। अच्छा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे सॉल्व करें। कोई कहता है कि हम तो 1000 ही करेंगे या हम 10,000 करेंगे, तो उसके लिए कैसे उसको ओवरकम करें? आपको वो फैक्ट्रीज इनिशियली ढूंढने पड़ेंगे कि जो आपको मिनिमम क्वांटिटीज बना के दे, राइट। तो वो फैक्ट्रीज आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चैलेंज एक रहता है इनिशियल लेवल पे, फिर एक लेवल के बाद आपका वॉल्यूम मिलेगा तब ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। देखो आज की डेट में भी काफी सारे ब्रांड्स है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक्सपोर्ट में आपके पास डेप्थ होता है, कभी कभार विथ होता है, डेप्थ कम होता है, तो उसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम ही रहता है। तो भी आज वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा वो कर रहे हैं, तो आपको वो फैक्ट्रीज मिल जाएंगे। मतलब जिसको ढूंढना होता है ढूंढ ही लेता है, कुछ भी करके। इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट वो लेग वर्क तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो इनिशियल वो मार्जिन का भी वो फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको इसीलिए ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना है कि वो मार्जिन से आप बेच पाओ, राइट। अच्छा, अगर कोई शुरू करना चाहे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या लेके चले कि यार हाँ इतने में मैं शुरू कर सकता हूँ, फिर आई विल सी आगे जैसे भी चलेगा? देखिए, पर्टिकुलर कैटेगरीज का अगर हम बात करें तो आपके पास मिनिमम एसक्यूज तो चाहिए ही आपको, कि वो आप कहीं पे भी जाओगे। अगर आप मार्केट प्लेसेस पे भी जाओगे, D2C पे भी जाओगे, ठीक है, मार्केट प्लेसेस पे कम एसक्यू होंगे तो भी चल जाएगा। तो मिनिमम 5 to 10 लाख से इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे आपको, राइट, और प्रॉफिट भी बनता जाएगा। ठीक है। अच्छा, और कोई अगर शुरू कर रहा है तो ऑफलाइन स्टोर से ना करे, बिकॉज वो बहुत कॉस्ट मतलब एफिशिएंट नहीं पड़ेगा आपको, राइट। बहुत मतलब पैसा लग जाएगा और आप ट्राई भी नहीं कर पाओगे कि यार क्या पता चला जो आप चीज कर रहे हो वो चले या ना चले। मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे अगर वो फेल हो जाता है तो इसीलिए बेटर है कि ऑनलाइन ही शुरू करो। ठीक है। तो अभी हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर ली कि मतलब एक अप्रॉक्सीमेट अगर मैं मान के चलूं कि 5 से 10 लाख रुपए आप लेके चलो अगर आप शुरू कर रहे हो, राइट। टी-शर्ट, अगर मैं टी-शर्ट की बात कर लेता हूँ स्पेसिफिकली, तो इतना आपको लेके चलना पड़ेगा, ये और कम में हो सकता है आपको, मतलब क्या आपके हिसाब से? देखो, आप 5 SKU से भी मार्केट प्लेसेस में जा सकते हो, ठीक है। 200 पीस बना लिया, 1000 पीस का आप कॉस्टिंग निकाल लो, 1000 पीस का जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना होगा। आप घर से स्टार्ट करिए, वो करिए, तो आप वो मिनिमम अभी आप जोड़ लीजिए कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है। फिर आप 5 से 10 करिए, 10 से 20 करिए, 20 से 50 करिए, राइट। तो 5-10 SKU से भी स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो आप समझ लीजिए कि 5 SKU में 200 पीस बना लिए, कहीं से ढूंढ लिए, वो कर लिया। 1000 पीस के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वही लगेगा। आप ही एम्प्लॉय हो, आप ही सब हो इनिशियली, आपने एक छोटी जगह से चालू कर लिया वहां पे, तो वो उतना इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको 100 SKU चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड, लेकिन ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी बेचनी है। अच्छा, राइट, ओके। कुछ मतलब आप कहीं पे जाओगे, कंपटीशन है, तो वहां पे आपको खड़े रहना है, तो ठीक है जो चाहिए, लेकिन वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा क्या कर सकते हो। ओके। और स्टार्टिंग में जैसे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा ना सोचें, क्योंकि अभी आप शुरू ही कर रहे हो। आप पहले ब्रांड बिल्ड करो, आप देखो कस्टमर का फीडबैक क्या, और फिर आप प्रॉफिट मेकिंग पे बाद में जाओ। या आप कहते हो कि नहीं, डे 1 से प्रॉफिट की तरफ ज्यादा होना चाहिए? देखो, प्रॉफिट तो बनना चाहिए, ठीक है। आपको 100 रुपए में
आप कोई चीज बेच रहे हो और वो आप 90 रुपए में भी बेचोगे और एक टॉफी साथ में दे दोगे तो बिक ही जाने वाली राइट। तो आपको प्रॉफिट तो देखना ही है, लेकिन बिजनेस को समझना है कि भाई ये आज मुझे 5 SKUs मुझे इतना बिजनेस दे रहे, कल जाके 10 SKUs मुझे मिलेंगे तो इतना बिजनेस मिलेगा, तो इनिशियली मैं क्या बेस्ट वे में कर सकता हूँ, राइट, एटलीस्ट। तो आपने जितने पैसे लगाए हैं उतने पैसे आपको वापस मिलेंगे, तब जाके वो पैसा आपको मिलेगा, तब वापस आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे या कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट तो बनना चाहिए, नुकसान करके धंधा क्या किया, ठीक है। लेकिन आपका कुछ लॉन्ग टर्म है कि भाई ये कुछ प्लानिंग है या कुछ आपके पास कैलकुलेशन है तो ठीक है, वरना प्रॉफिट तो बनना चाहिए। अच्छा, मैं वैसे यही कह रहा था कि जैसे आपने पहले 1000 पीस मतलब आपके आ गए आपके पास ऑर्डर जो आपने दिया मैन्युफैक्चरर को, तो उस 1000 पीस में भी मतलब प्रॉफिट निकलना चाहिए, या आप उस 1000 पीस में मतलब ये कहने का मतलब है कि ऑन वो कर सकते हो कॉस्ट, जो आपकी कॉस्ट है आप ये सोचो कि इसी में मैं बेच भी दूं तो ठीक है, एटलीस्ट मुझे मार्केट का आइडिया लग जाएगा और नेक्स्ट ऑर्डर में मैं प्रॉफिट का सोच कर सकते, कोई आपको इतना मेजर नुकसान नहीं हो जाएगा, आपको बिजनेस समझ में आएगा, एग्जैक्टली चीजें समझ में आएगी कि कैसे चलती है, कस्टमर का माइंडसेट पता चलेगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई मेजर इश्यूज नहीं है। और सेकंड कि अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो मैं मार्केट प्लेस से करूं या मैं D2C से करूं? देखो आपके पास लगाने के लिए पैसा है तो बट ऑब्वियस D2C से करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पैसे आपके मतलब इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो बट ऑब्वियस मार्केट प्लेसेस से आगे बढ़िए, राइट। ठीक है, तो मुझे लगता है हम अभी कम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम मार्केट प्लेस से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट चीज, हमने प्रोडक्ट आपने बोला कि हो जाएगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बन जाएंगी। अच्छा, वो प्रिंट भी वही लोग कर देते हैं या उसके लिए भी हमें अलग मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा स्टार्टिंग, मतलब वो कैसे करेंगे? देखो वो जनरली दोनों वेंडर्स अलग रहते हैं, अच्छा। बहुत कम ऐसे फैसिलिटीज होंगे कि जहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीजें एंड टू एंड चीजें हो जाए। कोई लोग होंगे कि वो आपको सब कुछ करके दे, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वहां पे आपको मार्जिन कम हो जाएगा, आप आगे आप बेच नहीं पाओगे, राइट। तो अलग अलग वेंडर से तो आपको बात करनी ही पड़ेगी और ढूंढने ही पड़ेंगे, तो इनिशियली वो चीज मैनेज करनी पड़ेगी और वेंडर्स अलग ही रहे तो अच्छा, ज्यादा बेटर है। अच्छा, और कपड़े की क्वालिटी में भी आपको मतलब स्टडी करना पड़ेगा कि कितना मतलब क्या बेटर आपकी ऑडियंस के लिए। आज की डेट में सब लोगों को पता है GSM क्या है, कस्टमर GSM पूछ लेता है, बता देता है कि ये लो GSM है, ठीक है, ये इतना ही GSM है, ये प्रीमियम है तो इतना 220 GSM। मेजॉरिटी क्या बिकता है अभी मार्केट में टी-शर्ट्स में? 170-180 GSM बिक रहा है, लेकिन हायर GSM बिकना काफी टाइम से स्टार्ट हो गया है, लोग उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो ज्यादा लंबा चल जाते हैं, ज्यादा लंबा चल जाते हैं, आपको एक लुक अच्छा मिलता है, आपको एक फोल अच्छा मिलता है जैसा हायर GSM हो, ठीक है। लेकिन उनके चैलेंजेस अलग है, हायर GSM पे आपको सही कपड़ा लाना, मुझे पता है कि उनके चैलेंजेस हायर GSM पे क्वालिटी मेंटेन करना वो भी एक है चैलेंजेस फिलहाल के लिए, लेकिन हो जाएगा जिस हिसाब से लोगों का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसके हिसाब से धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। लेकिन हायर GSM आज की डेट में डिमांड तो है, ठीक है। तो हमने GSM की बात करी, उसके बाद हमने ये बात कर लिया कि आप मैन्युफैक्चर कैसे ढूंढो, और ये भी हमने सोचा कि खुद स्टार्टिंग में नहीं करना आपको मैन्युफैक्चर, आपने बाहर से आउटसोर्स करना है सारा काम, प्रिंटिंग और स्टिचिंग, हाँ ये सारी चीजें स्टिचिंग हमें बाहर से करानी है। फिर हमने प्लेटफॉर्म की बात करी कि किस प्लेटफॉर्म पे आप लिस्ट कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अब अल्टीमेटली हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो वो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए हमें? लिस्टिंग में उसका A+ लिस्टिंग रहता है, ठीक है, वो A+ लिस्टिंग पूरा फॉलो करना है, आपको सारी डिटेल्स डालनी है, लेकिन फोटो जो इमेज है वो आपको बढ़िया डालना है, लेकिन बिकेगा तो वही से, ठीक है। कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फोटो देख के ही आपका ऑर्डर्स आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है। अब मान लीजिए डिलीवर भी करना मतलब शुरू हो गया है और उसमें RTO आ रहा है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम जिससे कम हो, जैसे मार्केट प्लेसेस पे? मार्केट प्लेसेस में RTOs के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिस्टिक पार्ट अगर आप मैनेज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन लॉजिस्टिक पार्ट अगर मार्केट प्लेसेस खुद मैनेज कर रहे हो तो उसमें आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो, राइट। वो उनके लिए भी बेनिफिट नहीं है और सेलर के लिए भी बेनिफिट नहीं है और मार्केट प्लेसेस के लिए भी बेनिफिट नहीं है। वो जैसे जैसे वो लोग इंप्रूव करते जाएंगे, पहले से काफी इंप्रूव है, ठीक है, पहले के टाइम से अभी Amazon तो काफी इंप्रूव है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे इंप्रूव होगा वैसे वैसे दोनों को बेनिफिट है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्या प्राइस पॉइंट भी कुछ इंपॉर्टेंस है उस चीज का? मान लीजिए कि जैसे आप बता रहे कॉम्पिटिटर बहुत है और कोई नया, जैसे हम लोग अभी बात करें कि मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई भी शुरू कर रहा है, तो हमें भी कॉम्पिटिंग प्राइस पॉइंट पे रखना चाहिए, भले ही हमें लॉस हो रहा हो, या हम थोड़ा अगर कुछ USP है तो थोड़ा सा प्राइस हाई कर सकते हैं?
क्या आप इसमें क्या आपका मतलब देखो इनसाइट है? ये जो मार्केट प्लेसेस है, मेजर मार्केट प्लेसेस का अगर हम बात करें तो वो प्राइस कम्पिटिटिव तो है ही है। ठीक है, ठीक है, आपको उसी प्राइस से खेलना है। ठीक है, वो बड़े प्लेयर हो या छोटे प्लेयर हो, आपको उसी प्राइस में कैसे बेस्ट क्वालिटी आप दे सकते हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और वही क्रैक है, वही है। ठीक है, तो प्राइस तो है ही, हाँ वो इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वालिटी पे बात कर रहे हो तो आपको लोगों तक वो पहुंचाना पड़ेगा कि आप क्यों डिफरेंट हो, आपकी क्वालिटी क्यों बेटर है। Right. एनीवे जो भी मीडियम है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हो, उनके थ्रू आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कि हमारा क्वालिटी इनसे ये वे में इस तरीके से बेटर है। राइट, अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि अब हमारा मार्केट प्लेस पे थोड़ा सा मतलब अच्छा चलने लग गया है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या D2C होगा, या मार्केट प्लेस पे पहले बहुत आप अच्छा स्केल करो और फिर D2C करो? आपको क्या मार्केट लगता है? प्लेसेस पे ही स्केल करना चाहिए, अच्छा। उसके बाद D2C करना चाहिए। अच्छा, जब आपका इतना इनफ पैसा आ गया कि आप जैसे आप बता रहे थे कि उसमें बर्न होगा इनिशियली D2C में, हाँ, बर्न तो करना ही करना पड़ेगा, तो वो बर्न करने के लिए आपका कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो कैपेसिटी मार्केट प्लेस से बिल्ड होती है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब तक हम मार्केट प्लेसेस करते, लॉजिस्टिक हमारे हाथ में नहीं रहता है, तो हमको पता ही नहीं होता कि उनके चैलेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक है, वो दोनों ही अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है। Right. तो वो आप समझोगे, करोगे, सॉर्ट आउट सारे प्रॉब्लम्स करोगे, तब तक टाइम लगेगा, और उसमें पैसा तो बर्न होगा ही होगा। ठीक है, तो मार्केट प्लेस पे स्केल करो। लास्ट स्टेप यही है कि मार्केट प्लेस पे आप, अच्छा मार्केट प्लेस स्केल कैसे कर सकते हैं, कि हमें और SKUs लाने पड़ेंगे या और अच्छा मतलब प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, तो वो क्या, उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? मार्केट प्लेसेस में आप रहते रहते स्किल्स तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, तभी आपको तभी आप स्केल कर पाओगे। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी आपको ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है, और मल्टीपल जितने भी चैनल्स है वहां पे आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर, क्योंकि सारे मार्केट प्लेसेस के अलग अलग चैलेंजेस हैं, राइट। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये मार्केट प्लेसेस में मैं ये प्राइस में बेच रहा हूँ, तो वो इतने प्राइस में बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, ठीक है, और कोई और बेच रहा है तो उसका क्वालिटी क्या है, हम वो क्वालिटी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, राइट। तो अच्छा मान लीजिए हम एक स्केल पे आ गए हैं, अभी तक तो हम सब कुछ आउटसोर्स कर रहे थे, क्या एक स्केल के बाद इन हाउस करने का ट्राई करना चाहिए, या वो मतलब बहुत बड़े स्केल पे ही हो सकता है? वो क्या लगता है आपको? देखो, इनिशियली आपको एक स्केल के बाद इन हाउस करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम एंड एनर्जी वापस वहां पे तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा, कितने रेवेन्यू पे हमें, मतलब जस्ट एक आइडिया लेने के, कितने रेवेन्यू पे इन हाउस करना चाहिए आपको? बड़े बड़े ब्रांड्स भी आज की डेट में इन हाउस नहीं कर रहे। नो डाउट बेनिफिट है, कोई चीजों का इन हाउस बेनिफिट है, लेकिन वो सारा टाइम एंड एफर्ट आप ब्रांड पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली ब्रांड ग्रो होगा, ठीक है। ये चीजों से आपकी कोई चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन वो और भी तरीके हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। उसमें नहीं जाना चाहिए, आपको ब्रांड बिल्डिंग पे ही फोकस करना चाहिए, राइट। और आज की डेट में मतलब इनफ मैन्युफैक्चरर्स, अगर आपके पास वॉल्यूम है तो आप जो कपड़ा या जो क्वालिटी चाहो आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा मार्जिन आपका मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉस होता है, बट अगेन जैसे आपने बोला कि वो चैलेंजेस फिर उसके अलग हैं। मार्जिन लॉस होगा, लेकिन आपके पास बेचने के लिए अच्छा चैनल है, अच्छा ब्रांडिंग है, तो आपके लिए वो मार्जिन मैटर नहीं करेगा एक लेवल के बाद, राइट। इनिशियली मैटर करेगा जब आप प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में, राइट। वो आप वहां से निकल जाओगे, तो वो निकल ना भी जाओ तो भी इतना लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फोकस ब्रांड को कैसे ग्रो करना है और उसका कैसे विजिबिलिटी बढ़ाना है, उसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में और ये बिजनेस पूरा ऑनलाइन है, तो आउटसोर्स कहाँ करें? मतलब क्या अहमदाबाद में करना चाहिए या कोई और जगह जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स उनको आउटसोर्स कर सकते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो यही आएगा। देखो, सभी मतलब आप वुवन देखोगे तो अहमदाबाद वुवन में सबसे बड़ा मार्केट है, मैं बता दूं, सबसे बड़ा मतलब वुवन का अच्छा खासा बिगेस्ट मार्केट, राइट। तो वो आपको कैटेगरी देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी को टारगेट कर रहे हो, राइट। जैसे आप विंटर है तो विंटर लुधियाना में आप टारगेट कर सकते हो, वुवन दिल्ली में भी चलता है, नीड्स भी चलता है दिल्ली में, तो आप कौन सी कैटेगरी में टारगेट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको वो उस जगह पे टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज आपको हेल्प करेगी, वहां पे वो सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ड होगी, राइट। तो वो चीजें आपको हेल्प करेगी, तो उसी रीजन को टारगेट करना चाहिए। आपको मतलब एक बार तो जाना ही पड़ेगा, एक क्या शायद 2-3 बार जहाँ पे भी जो हब है वहां जाके आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई जगह पे है तो आपको रेगुलर विजिट भी करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक या लोग रखने पड़ेंगे, आप नहीं, आपके लोगों को जाना पड़ेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। बट हाँ, एक्चुअली में यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है, लोग मतलब सोचते हैं सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, बट हाथ पैर तो मारना पड़ेगा अगर आप शुरू कर रहे हो कुछ, तो घूमना तो पड़ेगा। देखो, मेरा तो ये मैं लोगों को यही बता दो, आपके पास प्रॉब्लम है, आप लोगों को मिलना चालू करोगे तो आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। आपको लोगों को मिलना चालू करना है।
एक कंपनी है जयपुर की, इंडी गिफ्ट्स, अगर आपने सुना तो, वो कहते हैं बात करोगे तो बात बनेगी। हाँ। मुझे काफी अच्छा लगा, आपने Right. भी ऑलमोस्ट कुछ वैसे ही बोला, तो इसलिए मुझे लगा ठीक है। D2C अगर कर रहे हैं तो मार्केटिंग चैनल्स क्या हो सकते हैं? परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो ठीक है, बट उसके अलावा हम कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं कि लोग ब्रांड के बारे में जाने? देखो आज की डेट में सबसे आपके कोई ब्रांड बिल्डअप होते हैं तो इंस्टाग्राम पे होते हैं, राइट। ठीक है, ब्रांड आपके इंस्टाग्राम बहुत पे सही बोला बनते हैं, आपने, राइट। right. आपको वो चीज तो सही करनी पड़ेगी, आपको सही क्रिएटर्स चाहिए, सही इन्फ्लुएंसर्स चाहिए, राइट, कि जो आपके ब्रांड के बारे में बोले, ठीक है। तो वो चीज तो आपको करनी पड़ेगी, वो आपका फर्स्ट चैनल। और आज की डेट में भी जो बिजनेस आता है वो वहीं से आता है, ओके, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अलावा आप जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर सकते हो डिजिटली, वो चीजें आपको करनी चाहिए, ओके, राइट। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजों को पहले सही करना पड़ेगा। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो ये सारी चीजों को सही करना पड़ेगा। और बाकी आपके पास पैसा है तो आप पर्टिकुलर शूट कर सकते हो, ओके, ठीक है। इन हाउस शूट, हाँ, इन हाउस मतलब वो आउटसोर्स ही करना पड़ेगा, तो वो शूट कर सकते हो, ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी में ही वो पार्ट माना जाता है, राइट। तो उससे भी आपको पता चलेगा लोगों को कि क्या है। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अलावा बाकी जितने भी चीजें आपको डिजिटली आप जा सकते हो, आपको जानी चाहिए। धीरे धीरे करके जाओ, बट हाँ। मतलब जैसे इस क्वार्टर में कुछ करा, अगले क्वार्टर में कुछ करा, तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है उसको टारगेट करना चाहिए। आपका टारगेट ऑडियंस पर्टिकुलरली जेन जी है तो आपको कॉलेज को टारगेट करना चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आप वो चैनल भी ट्राई कर सकते हो, राइट। नहीं, काफी अच्छी एडवाइस है कि अगर आप कॉलेज को टारगेट करो तो फेस्ट में आप प्रमोट करो, स्पॉन्सरशिप करो, तो मल्टीपल चैनल है, वो डिसाइड आपको करना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो करनी ही करनी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है फिलहाल तो D2C में, एग्जैक्टली। अभी वैसे मैं ये भी देखूंगा D2C में भी बहुत कंपटीशन आ गया है, तो यूएसपी तो आपको मतलब मेन चीज तो है, चाहे आपने बोला ना कि चाहे मार्केट प्लेस पे करो चाहे आप D2C पे करो, अगर यूएसपी नहीं है तो नहीं बेच पाओगे, कंपटीशन बहुत हाई है इस वक्त। देखो कहीं पे भी आपके पास यूएसपी नहीं है तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो यूएसपी तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी। आप D2C पे कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वापस कैसे आएगा, रिटर्न कैसे करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वो रहता है कि मेरे पास ऐसे कितने सारे रिव्यूज है कि बोल रहे हैं कि वियर्डो ये क्वालिटी में जो बेच रहा है ये प्रीमियम क्वालिटी है, तो तभी हमको प्राइस पॉइंट पे है ही नहीं कोई, मतलब तभी हमको लगता है कि हमको थोड़ा प्रीमियम जाना चाहिए, ठीक है, चीजों को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट तो रहेगा ही रहेगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी आपका मेन चीज, राइट, ठीक है। अब आपके D2C बिजनेस की बात करें, हमने काफी सारी चीजें बात कर ली, कोई कैसा करना चाह रहा है वो भी हमने बात कर ली, कोई शुरू करना चाह रहा है बिजनेस। आपने अभी जैसे D2C शुरू करा तो क्या क्या चैलेंजेस हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व कर रहे हो D2C का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है D2C वाला पार्ट मुझे लगता है। देखो D2C में दो, जैसे मैंने मेजर चैलेंजेस बताया, एक तो लॉजिस्टिक एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। लॉजिस्टिक अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि अगर आज की डेट में RTO रिटर्न नहीं होता तो आप डे 1 से प्रॉफिटेबल हो जाए, राइट। RTO और कस्टमर रिटर्न जो भी है आपके परसेंटेज, ठीक है, हम उनको इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे, तो उस पे ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बिना बिजनेस जनरेट नहीं होगा, लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं। एक लेवल के बाद आपके पास जब रिपीट कस्टमर आ जाए, या कितना आपके पास इतना फनल है, या इतना डेटा है, इतने कस्टमर्स है आपके पास, तब ठीक है कि आपका ऑर्गेनिक ही उतना सेल है। लेकिन ऑर्गेनिक जब तक नहीं है, ऑर्गेनिक होगा भी नहीं इनिशियली, D2C में तो बहुत मुश्किल है। हाँ, तो वो होगा भी नहीं, तो वो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा कि भाई अब जो वेबसाइट अभी आपके पास है इनिशियल लेवल पे, आपको पूरा परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि उसका लोड कितने टाइम में हो रहा है, चेकआउट कितनी जल्दी हो रहा है, वहां पे आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी रही बात प्रीपेड और COD की, तो वो जितना आप इम्प्रूव करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। और देखो बड़े बड़े ब्रांड्स जो भी आज के डेट में D2C है, उन्होंने उनके RTO और कस्टमर रिटर्न को इम्प्रूव किया है, ठीक है। और वो इम्प्रूव किया है, उसकी वजह से ही आज वो सस्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका एक बेसिक AOV भी जब तक 1500 प्लस नहीं जाएगा तब तक आप कभी D2C पे ग्रो नहीं कर, मतलब प्रॉफिट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा होता है इसलिए, राइट। क्योंकि आपका केक ही ज्यादा होगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ही आपका एक लिमिट से ज्यादा होगा। आप मान लो कि 300 रुपए आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है और आपका प्रोडक्ट कॉस्ट ही 300 रुपए, तब क्या बनाओगे? उसके बाद आपका डिलीवरी चार्जेस, RTO है उसमें, क्या होगा, तब क्या पैसा बनाओगे, ठीक है। तो
आपका एओवी जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल D2C बिजनेस नहीं बना पाओगे। राइट। या तो फिर आपका हायर एसपी हो। हाँ, कि मैंने भी बीच में मतलब आज से 3-4 साल पहले पोस्टर का बिजनेस किया था D2C। तो उसमें भी यही इशू था कि कैक ही बहुत ज्यादा था और एक पोस्टर 150-200 रुपए का बिकता था। तो उस चीज से मुझे समझ में आया कि यार हायर साइड होनी चाहिए प्राइसिंग प्रोडक्ट की, तभी आप मतलब अगर ऑनलाइन D2C कर रहे हो तभी आप पैसा बना पाओगे। तो ये मतलब काफी अच्छा इंसाइट दिया आपने कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमेशा फोकस करो। जो भी ये देख रहा है वीडियो, 1000, 1500, 2000 जितना बड़ा उतना अच्छा, 1000 से नीचे तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं इनिशियली। तो काफी अच्छा इंसाइट लगा मुझे। अभी क्या रेवेन्यू है D2C से 4-5 महीने में, कुछ आइडिया? D2C पर मंथ हम अभी काफी अच्छा कर रहे हैं, तो 5 महीनों में आप समझ लो कि 8 to 9 CR तो हो गया हमारा। ओके, और इसको ही बढ़ाने का मतलब टारगेट है हमारा नेक्स्ट ईयर की, और इस ईयर के इसके ऊपर ही हम फोकस कर रहे हो। रेगुलरली D2C एक्सक्लूसिव प्रीमियम D2C भी हम ला रहे हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ आपको वियर्डो के वेबसाइट पे ही मिलेगा। ओके, मार्केट प्लेसेस और अलग जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे मिलेगा। ये सारी स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है? जैसे आप इतनी सारी चीजें मैं आपसे बात करी, समझ में आया मुझे। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले रहा है कि इतने सारी कैटेगरीज आप ला रहे हो, प्रीमियम उसमें भी आप आ रहे हो, जो सिर्फ D2C भी आपने शुरू करा। तो कौन कर रहा है? पूरी टीम कर रही है, आप कर रहे हो, या आप तीनों को फाउंडर्स कर रहे हो? कैसे? कंबाइंड एफर्ट्स है। ठीक है, हम तीनों को फाउंडर्स के तो आइडियाज रहते ही रहते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि टुमारो आदित्य बिरला का जो वेंचर है, वहां से भी काफी इनपुट्स मिलते हैं। वहां पे भी जो कैटेगरी ग्रोथ डायरेक्टर है, जो CBO है, वो काफी हेल्पफुल है। तो उनसे भी वो स्ट्रेटजीज बनते हैं, और हम तो क्वार्टरली स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा पूरा SWOT एनालिसिस हमने किया हुआ है, सारे ऑफिसेस में आपको स्ट्रेटजीज लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, कि भाई कब होगा, कौन करेगा। ठीक है, तो डेट के साथ, नाम के साथ मेंशन है SWOT एनालिसिस हमारा सारे मतलब ऑफिसेस में। तो सब मिलके स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसका रिव्यू भी करते हैं। ओके, गुड। मेंटरशिप इंपॉर्टेंट है? जैसे अभी आपने आदित्य बिरला फैशन का नाम लिया, तो अगर कोई शुरू कर रहा है तो क्या उसको मेंटरशिप सीख करनी चाहिए, या वो खुद ही सीख जाएगा? क्या मतलब डिफरेंस है दोनों में? देखो, मेंटरशिप इम्पोर्टेंट तो है ही। अगर कोई आज मेरे साथ अगर कोई बिजनेस कर रहा है या मैं किसी के साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाएगा। राइट, कि उसको पता है कि ये प्रॉब्लम आएंगे, इसको पहले से आइडेंटिफाई कर सके, या प्रॉब्लम आए तो उसको इस हिसाब से टैकल करना है। राइट, तो मेंटरशिप तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर मेंटरशिप नहीं है तो फिर आपको समय के साथ समय सिखाएगा। राइट, बट मतलब मैं भी ये पर्सनली बिलीव करता हूँ, अगर आप दूसरों के फेलियर से सीख सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं। क्योंकि उसको पता है कि ये चीज नहीं, आपको कोई ये बता दे कि ये नहीं करना है, काफी सारी चीजें, बड़ी बात है। हाँ, काफी सारी चीजें सॉर्टेड हो जाए। अगर कोई ऐसा बोले कि ये कैटेगरी नहीं करना है अभी के लिए, तो हमको पता चले। अगर वो उसने नहीं बताया, हमने कर दिया, पैसा डूब गया। ठीक है, तो वो चीजें है। तो मेंटरशिप इंपॉर्टेंट तो है। अगर आपको कोई प्रॉपर मेंटर मिल जाए तो काफी बढ़िया है। अच्छा, फैमिली का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उसमें? देखो, फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है, क्योंकि इनिशियली देखो वर्क लाइफ बैलेंस होना ही चाहिए, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर इनिशियल लेवल पे आपके पास फैमिली से सपोर्ट नहीं है, फैमिली से आपको वो पीस नहीं है, ठीक है, वो फ्रीडम नहीं है, ठीक है, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस आपको करना पड़ेगा। वो आपको माइंडसेट लेके ही चलना है कि एक लेवल के बाद, या इनिशियली आपको फैमिली को भी समझाना है कि मैं ये विजन के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा ये फोकस है, इनिशियली ये होगा, उसके बाद चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। तो फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी ऐसे आपने वर्क लाइफ बैलेंस की, जब आपने इनिशियल ईयर्स में शुरू करा था तो फर्स्ट 2-3 साल कितना टाइम काम करते थे आप बिजनेस के लिए? देखो, तब तो हम 9 10 बजे कर जाते थे। सुबह 10 बजे से स्टार्ट करते थे, रात को 10 बजे कर जाते थे। 12 घंटे काम करते थे। ठीक है, और सेल के टाइम पे तो मतलब आप समझ लो कि हम 12 बजे घर गए, सुबह 8-9 बजे वापस आ गए। ठीक है, क्योंकि सेल हमारा जो ये दिवाली सेल रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है ई कॉमर्स और फैशन इंडस्ट्री में। तो इनिशियली वर्क लाइफ मतलब वो थोड़ा अफेक्ट करना, कोई बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो वो आपको वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, उस हिसाब से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, और करना ही चाहिए। तभी जाके आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे, अच्छे से मैनेज कर। क्योंकि आपके पास आपका वही नहीं है कि आप जब चाहो घूम सकते हो, कुछ कहीं बाहर जा सकते हो। तो आप कभी देखो, ऑफिस में रह के मैं नहीं मानता हूँ कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट आएंगे। आपके पास ऑपरेशन चैलेंजेस इतने आ जाएंगे कि आप कुछ नया सोच ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली आपने। बाहर आप निकलोगे, कहीं पे बैठोगे, तभी जाके आपको वो चीजें क्लिक होगी, माइंड खुलता है और आप
4 नई चीजें सीख सकते हो। हाँ, 4 नई चीजें आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पर्सनल क्वेश्चन राउंड, आपके लिए मनी क्या है? देखो पैसा इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। लेकिन आपके मिनिमल एक्सपेंसेस, मतलब आपको जो चाहे वो, आपने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, वो उस चीजों के बाद आपकी चीजें ग्रोथ के ऊपर होनी चाहिए फोकस, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं, सब लोगों के पास पैसा इंपॉर्टेंट है। विदाउट नहीं आप कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे, आप किसी को जॉब नहीं दे पाओगे, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो पैसा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मिनिमल एक्सपेंसेस के बाद आपको वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस यही, आप एक बार कि आपके जो भी आपके विशेष है कि भाई मैं एक बंगलो बनाऊं, ये गाड़ी लूं, ये जो आपके ड्रीम्स है वो आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप सक्सेसफुल हो गए, राइट। लेकिन सक्सेस को मेंटेन रखना वो एक चैलेंज रहता है, राइट। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जो आपको इन्फ्लुएंस करता हो, या नंबर ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही हो, कोई है आपकी लाइफ में ऐसा? देखो धीरू भाई का मैंने जैसे आपको बताया, मैंने पूरा स्टोरी में पढ़ा है। स्टीव जॉब्स का मैं इंटरव्यू पढ़ते रहता हूँ, ठीक है। नारायण मूर्ति, उनके भी मैंने स्पीचेस पढ़े हैं। एलोन मस्क को भी मैं सुनता हूँ, ठीक है। फिर गुजराती का अगर बात करें तो जय वसावड़ा है, ज्ञान वत्सल स्वामी, वो सब का मैंने सब सुना हुआ है। तो मतलब उससे चीजें सीखने को मिलती है। तो MS धोनी का जैसे उनका कैप्टनशिप है, ठीक है, वो भी बढ़िया है। तो विराट कोहली है, तो उनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन हमको दिखता है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। तो मेजर अगर बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें, तो जो मैंने आपको नाम बताया है, ठीक है, वो मतलब अपने लेवल पे बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है। तो उनसे काफी सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो ये सब लोगों को मैं रेगुलर सुनता रहता हूँ, राइट। कोई बुक्स अगर आप ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहे, जो पढ़ के आपको लगा होगा शायद से काफी मतलब इंस्पायर हुआ आप उसको पढ़ के? हु मूव्ड माय चीज, एक बुक मैंने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद बिल्ड टू लास्ट, पर्टिकुलर विजन के ऊपर एक बुक है, ठीक है। उसके बाद ये बुक काफी बढ़िया है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, ठीक है। तो गुजराती में उसका नाम अलग है, लेकिन इंग्लिश नाम इसका स्टे हंग्री स्टे फुलिश है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, वो भी बढ़िया बुक है, वो आपको पढ़नी चाहिए, मतलब सबको पढ़नी चाहिए, काफी सारे लोग रिकमेंड करते हैं। हाँ, वो पढ़ना चाहिए। फिर बस ये मेजर बुक्स, ये सारी बुक्स पढ़ी हुई है, बाकी तो काफी सारे नाम है, लेकिन ठीक है। ट्रैवल से क्या सीखते हैं और क्या आपको पसंद है ट्रैवल करना? देखो ट्रैवलिंग जब तक घूमने जाना है तब तक बढ़िया है, ठीक है। लेकिन काम से जाते हो तो भी आपको जाने टाइम पे तो वो रहता ही है कि चलो कहीं जाना है, ठीक है। लेकिन सीखने को मिलता है मेरे हिसाब से। जो बंदा घूमेगा या मतलब जो ट्रैवल करता है, उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो वो गुजराती में हम बोलते हैं ना कि रखड़े ही राजा भणे भिखारी, मतलब जो घूमता है वो राजा है। ओके राइट। तो अच्छा, आप अपने 18 साल ईयर ओल्ड सेल्फ को क्या एडवाइस करोगे आज अगर करते हैं आप? मैं ये सेंसी और उनको तो यही बोल रहा हूँ कि यही एज है, मतलब यही एज आप हाईएस्ट, मतलब आपके प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होते हो। अब कहीं और जगह पे फोकस करने से अच्छा है कि आप इस मतलब करियर के ऊपर फोकस करो, बाकी सारी चीजें तो अपने आप हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपके पास काफी टाइम रहता है, 18 to 25 ईयर्स आपके पास टाइम रहता है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मुझे लगता है। हाँ, वो कर सकते हो। तो आपको जो करना है वो प्रॉपर, मतलब सही चीजों के ऊपर ध्यान दो, गलत चीजों के ऊपर फोकस मत करो, सही चीजों के ऊपर ध्यान दो। अच्छा, हाउ डू यू एंजॉय लाइफ? आप कैसे एंजॉय करते हो? वो फ्रेंड्स एंड फैमिली, उनके साथ हम एंजॉय करते हो, और तभी आपका माइंड, वो बिजनेस पूरे दिन चला होता है, तभी जाके आपको वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता है, राइट। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम हैंग आउट करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ मिलकर और सीख के कि आप ब्रांड कैसे बना सकते हो इंडिया में। थैंक यू सो मच गाइस।